बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर तजियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आजकल जजेस की तादाद बढ़ाने और उनकी उम्र बढ़ाने के हवाले से एक इशू बना हुआ है। आज हम उस पर बात करेंगे, क्या आज़ाद कश्मीर में भी इसकी ज़रूरत है, इस हवाले से क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, हम पूछेंगे जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब से। जी जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब, बताइएगा ये जो पाकिस्तान के अंदर आजकल इशू है बना हुआ है जजेस की उम्रें बढ़ाने के हवाले से, तादाद में इजाफा करने के हवाले से, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आज आपने बहुत हसास मौजू पर जो है वो गुफ्तगू की दावत दी है। पाकिस्तान में जो चारों सूबे हैं, चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ की हाई कोर्ट्स ने डिमांड की है जी कि चूँकि मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं तो जजेस की तादाद बहुत कम है, तो हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी जो ज़ेर समात मुकदमात की तादाद है वो उसमें बतदरीज जो है ना वो उसमें कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। तो जजेस की तादाद इस वक्त जो है ना वो 16-17 है मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। तो उसमें ज़रूरत महसूस की गई है जी कि सुप्रीम कोर्ट में भी 3-4 जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और हाई कोर्ट ने जितनी डिमांड की है तमाम हाई कोर्ट्स ने उनको उनकी डिमांड के मुताबिक जजेस दिए जाएँ। तो ये जो जजेस की तादाद में कमी बेशी पाकिस्तान में जो है ना वो वहाँ उनका अपना अदारा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो कमीशन है, जुडिशल कमीशन, उसके ज़रिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती है, या अगर उनकी सिफारिशात की रोशनी में असम्बली में जो है ना ये पेश होना है, ये आइन में तरमीम होगी बुनियादी तौर पर जजेस की तादाद का तयन। थोड़ा सा हाशमी साहब इधर बताइएगा, ये डिमांड जो है ये जजेस की जानब से आई है या हुकूमत करना चाह रही है? ये पब्लिक की जानब से और वकला की जानब से डिमांड है। ठीक है। जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार है और जो दीगर सूबाई बार काउंसिल है, उनकी जानब से अरसे से ये डिमांड आ रही है कि जजेस की तादाद कम है, मुकदमात ज़्यादा है, मुकदमात के दबाव की वजह से। मुकदमात चूँकि जो पिछला 1-2 साल के अंदर जो सियासी मुकदमात में वो ज़्यादा जो टाइम लेते रहे अदालतों का, इस वजह से जो है ना वो जो रूटीन के मुकदमात में जो अपील है, कत्ल केस है, सिविल मुकदमात जो है ना उनको वक्त नहीं मिला। तो कत्ल के कई केस जो है ना वो अपीलें ज़ेर समाअत जिनको कई साल हो चुके हैं, 10-10 साल से अपीलें लगी हुई हैं, उनकी समाअत नहीं हो रही। तो ये जो है ना नाइंसाफ़ी की एक अलामत बन जाती है कि 10 साल बंदा अंदर रहने के बाद अगर कोई बंदा बरी होता है तो फिर वो 10 साल उसके कैसे जो है ना वो उसकी जस्टिफाई किए जा सकते हैं जी कि अदालत में केस इसका समाअत नहीं हो सका। अब हम आज़ाद कश्मीर के बारे से बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में पहले ही हमारी 3 असामियाँ जजेस की खाली हैं। एक आलम जज शामिल करके 4 असामियाँ हो जाती हैं और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हमारे सर्किट बेंच हैं वो मुजफ्फराबाद के अलावा 3 सर्किट बेंच हैं, मीरपुर में, रावला कोट में और कोटली में। और जजेस जो है ना वो उनके मुख्तलिफ औकात के दौरान जो है बेंचेस वो जाते हैं मुकदमात की समाअत के लिए। यहाँ भी मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा से मुराद यह है कि बाज़ मुकदमात ऐसे होते हैं जो एक जज नहीं सुन सकता, उसके लिए डिवीजनल बेंच बनाना ज़रूरी होता है। बाज़ मुकदमात में लार्जर बेंच की ज़रूरत होती है और बाज़ ऐसे मुकदमात भी इस वक्त हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत में जहाँ फुल कोर्ट बैठाना ज़रूरी हो जाता है। तो इस वक्त जो हमारी इतलात हैं, मालूमात हैं, उनके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जजेस की तादाद में इजाफे की बात बाज़गश्त सुनने के बाद जो चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर अदालत आलिया है जनाब जस्टिस राजा सदाकत हुसैन साहब, उन्होंने जो हाई कोर्ट की जो खाली असामियाँ हैं 3-4 जजेस की, उन खाली असामियों को तैनातियों के लिए अपने जो साथी जजेस हैं हाई कोर्ट के उनके साथ मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये एक लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, पेशरफ्त भी है कि आज़ाद कश्मीर में हाई कोर्ट की जो खाली असामियाँ हैं वहाँ जजेस की तैनाती अब नागज़ीर हो चुकी है और चीफ जस्टिस साहब ने इस ज़रूरत को महसूस किया है और अपने जो हाई कोर्ट के अंदर जो मौजूद साथी जजेस हैं उनके साथ मुशावरत की है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का एक लंबा प्रोसीजर है तैनाती के हवाले से कि पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो एक फहरिस्त बनाएंगे एल वकला की और
डिस्ट्रिक्ट एसेशन जजेस में से जो सीनियर मोस्ट है उनमें, तो वो उस फहरिस्त को लेकर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे और उनके पास बैठकर की कार्रवाई मुकम्मल करेंगे, वो मुशावरत करेंगे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जिन नामों पर इतफाक करेंगे वो फिर आगे भेजेंगे सदर आज़ाद कश्मीर को, उनके जरिए ये चेयरमैन कश्मीर काउंसिल के पास जाएगी जो तरीकाकार है, और फिर चेयरमैन कश्मीर काउंसिल इसका इसकी मंजूरी देंगे, जिसके बाद फिर महकमा कानून जो है आज़ाद कश्मीर का उनको नोटिफाई करने इसको वक्त लगता है। लेकिन इस वक्त जो है ना ज़रूरत जो है ना वो ये है कि जो खाली सामियाँ हैं वो आप उनको फौरी तौर पर वहाँ तैनाती करें और उसके बाद देखेंगे आपके पास कितने मुकदमात हैं और मजीद कितने जजेस की ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट। हाशमी साहब ये बताइएगा, थोड़ी लीगल रहनुमाई कीजिएगा, अगर पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है और उम्र भी बढ़ाई जाती है तो उसका जो इतलाक है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी होगा इसी तरह? ये आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कानून बनता है वो बरह रास्त आज़ाद कश्मीर पर नाफिज नहीं होता। ठीक है, आज़ाद कश्मीर कानून सा असम्बली के जरिए वो कानून जो पाकिस्तान में बनते हैं ज़रूरत के मुताबिक अडाप्ट किए जाते हैं। ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो नहीं किए जाते अडाप्ट। अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने और आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इन्होंने ज़रूरत महसूस की कि जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए और जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो फिर अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है तो फिर आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत ऐसा कर सकती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तहरीक पर, अगर इन्होंने ज़रूरत महसूस की। अच्छा, आप समझते हैं कि इस मरहले पे जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने खाली असामियों के हवाले से जो तहरीक की है इसकी ज़रूरत थी? तहरीक तो नहीं अभी इन्होंने की सर, अभी उन्होंने अपने साथी जजेस के साथ मुशावरत किया। ये जो खाली सामियाँ ये पिछले 2-3 साल से चली आ रही है और ये जजेस की तादाद कम होने की वजह से जो है वो हाई कोर्ट में भी आज़ाद कश्मीर में का बर्डन है, बहुत ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो ज़ेर इल्तवा। एक तरफ हम जब दावा करते हैं कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो सस्ता और फौरी इंसाफ दस्तियाब है, और फिर जब ज़ेर समात जो मुकदमात हैं उनके 1-2 साल के अंदर फैसले ना हों तो फिर ये हमारे दावे की नफ़ी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। जजेस जो है ना वो हर सर्किट बेंच में ये दौरों के बजाय मुस्तकिल वहाँ बैठें ताकि सर्किट बेंच जो है ना वो फ़ाल हों और लोगों को अपने अपने इलाके में फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके। ये वक्त की ज़रूरत भी है, आवाम की ज़रूरत भी है, और सस्ते और फौरी इंसाफ का तकाजा भी यही है जी कि तमाम सर्किट बेंच जो है ना वो मुकम्मल हों, वहाँ अदालती अमला भी मौजूद हो, जजेस भी मौजूद हो और लोगों को मुकदमात की समात के लिए मुजफ्फराबाद ना आना पड़े। अच्छा आयुब साहब, एक अहम मामले की तरफ चलते हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी तजात पाकिस्तान 1860 सेक्शन 505 में तरमीम की गई हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? सुहेल साहब, मैं आपसे बेशक गुजारिश करता रहता हूँ कि कानून साहब असम्बली का जब इजलास होता है तो आप तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ आपकी मौजूदगी ज़रूरी है, कभी कभार चक्कर लगाया करें। ठीक है, तो वहाँ बहुत कुछ सीखता है और पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी वारदात हुई है आज़ाद कश्मीर के शहरियों के साथ और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के साथ। ये जो हम यहाँ बैठकर तनकीद करते हैं या मुख्तलिफ हवालों से हुकूमत के मसाइल की निशानदेही करते हैं और जहाँ गलतियाँ हो रही होती हैं उनके ज़िम्मेदारों के हवाले से भी बात करते हैं, और ज़्यादा हमारी तनकीद का निशाना बाख्तियार लोग होते हैं और बाख्तियार लोग यकीनन हुकूमत में शामिल होते हैं, और हुकूमत ने इस तनकीद का रास्ता रखने के लिए एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसकी इस हुकूमत से कम अज़ कम उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं थी कि यह हुकूमत जो है वो साफत का गला इस अंदाज में घोंटेगी। इस तरह का कानून जो है वो मकबूजा कश्मीर में नहीं है माजूरत के साथ। ये आज़ाद पेनल कोड जो है ज़ाब्ता फौजदारी इसकी यहाँ जो है ना ये अंग्रेज़ दौर के कानून नाफिज है, आपको पता है 1860 का, इसकी एक सेक्शन है 505। ठीक है, उसमें हुकूमत ने तरमीम किया। ये कानून पहले से मौजूद है, आज दिन तक इस कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ। कानून क्या है कि कोई बंदा जो है वो किसी पर तनकीद करता है, किसी पर कुछ उछालता है, किसी की किरदार कुशी करता है या किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत की दफ़ा 505 के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। वहाँ लफ्ज़ कम्युनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी में किसी के खिलाफ जो है ना कोई बंदा किसी को मुतासर करने की कोशिश करता है किसी भी हवाले से तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कानून हमारी मालूमात के मुताबिक आज दिन तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो हमारे जो दानिशवर वज़ीर आज़म हैं उन्होंने चूँकि वो मुताला करते हैं और उन्होंने कानून की किताब का मुताला करके ज़ाब्ता फौजदारी में ये सेक्शन 505 में पहली तरमीम की है। इस तरमीम के तहत कम्युनिटी की तारीफ़ की गई है और कम्युनिटी की तारीफ़ ये की गई है कि
जो कम्युनिटी है उसमें वज़ीर आज़म का ओहदा, वज़ीर आज़म का मनसब, सदर आज़ाद कश्मीर का मनसब, वज़राए हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी बाख्तियार अफसर जो है वो। कानून साज असम्बली का जो आलिया इजलास हुआ है, इस इजलास में ये तरमीम पेश की गई थी और ये मामला जो है ना ये सेलेक्ट कमेटी के हवाले हुआ था। सेलेक्ट कमेटी जो है वज़ीर कानून जनाब मियां अब्दुल वहीद साहब की क़यादत में कायम थी और उसके मेंबरान में सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार नूर, वज़ीर मवासलात अज़हर सादिक साहब और जनाब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद शामिल थे। और हैरानकुन तौर पर जो सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, मजलिस मुंतखबा की रिपोर्ट जो अवान में पेश हुई, उसमें ये बताया गया, मियां वही साहब ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा जी कि ये जो तरमीम है ये मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। कमेटी ने इस पर इतफ़ाक़ किया है और इसको उन्होंने मंजूर करने की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। अब मुझे बाकी किसी से तो गिला नहीं है, ख्वाजा फारूक साहब से गिला है। वो कानून पढ़ने वाले और कानून समझने वाली शख्सियत हैं, उनकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो वकालत में गुजरी है और उन्होंने भी इस कानून को पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर उन्होंने ये कानून पढ़ा है और इस पर इस तरमीम की हमायत की है तो मैं समझता हूँ कि ये कतन मुनासिब नहीं है। ख्वाजा फारूक साहब के जो 70-75 साल ज़िंदगी है उन पर यह बहुत बड़ा दाग है इस कानून की हमायत करना। अब यह है कि यहाँ बैठ कर हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, किसी सरकारी इदारे के खिलाफ बात नहीं कर सकते, किसी अफसर के खिलाफ बात नहीं कर सकते, किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ बात नहीं कर सकते। और ये जो है ना ये बुनियादी तौर पर सहाफ़त का, आज़ाद सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश है। और मेरी इतला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो है ना महकमा इत्तलात ने इसकी इब्तिदा कर दी है और कुछ सहाफ़ियों को और कुछ अखबारी इदारों को हुकूमत के खिलाफ शाया होने वाली खबरों के हवाले से नोटिस भी जारी किए गए। अच्छा, ये बताइएगा, ये तय हुआ था कि जो कमेटी है ये सहाफ़ी तंजीमों को ऑन बोर्ड लेगी, क्या ये तरमीम करते हुए सहाफ़ी तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया गया? सर ये कानून जो है ना इसका तो किसी को पता ही नहीं चलने दिया गया, किसी को पता ही नहीं है कि आज़ाद पैनल कोड ज़ाब्ता फौजदारी है ये। ठीक है, ज़ाब्ता फौजदारी के हवाले से तो सबने इसको रूटीन का कानून लिया ना जी कि किसी भी मंशियात के किसी केस के हवाले से, सज़ा के हवाले से जो है ना वो कमी बेशी होगी तो जो कानून में कोई सुकून होगा, कोई जो है ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी के को कानून शहादत में शामिल करने की ज़रूरत होगी। तो ये जब कानून की तफसील पड़ी गई है, जब कल महकमा इत्तलात ने नोटिस जारी किया उसमें उन्होंने इसका हवाला दिया है, उसके बाद जब तो हमने इसको हमने इसका मुताला किया है तो उसमें ये बात सामने आई है जी कि हुकूमत ने अब सहाफ़त को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत काबिल मुआवजा करार दिया है। पहले से असम्बली के फ्लोर पर एक कानून डेफर्मेशन का, हद तक इज्जत का कानून मौजूद है। सहाफ़ियों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करनी है तो उसके दो फोरम हैं। ठीक है, खबरें छपती हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग किरदारकशी करते हैं, सोशल मीडिया पर भी और अखबारों में भी जो झूठी और खिलाफ हक़ाइक़ खबरें हैं उसको काबिल मुआवजा हम पहले से इस पर हमायत कर रहे हैं कि आप हद तक इज्जत का कानून जो है उसको लाएँ असम्बली में और सहाफ़ियों के साथ मुशावरत करके इसमें ये एक दफ़ा ये बात तय हो जानी चाहिए कि कौन सहाफ़ी है और कौन नहीं। आप जो फेसबुक पर जो लोग लिखते हैं वो भी सहाफ़ी कहलाते हैं और जो जिनकी उम्रें गुजर गई है सहाफ़त के प्रैक्टिकल सहाफ़त करते हुए अखबारात के साथ, चूँकि पहले प्रिंट मीडिया था उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और सोशल मीडिया अब आया, तो जो लोग सारी ज़िंदगी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ काम करते रहे हैं उनको और जो सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं उनको बराबर नहीं रखा जा सकता। एक दफ़ा यह हम ये चाहते थे कि ये तारीफ हो जाए, ये हुकूमत का काम था, लेकिन हुकूमत ने डेफर्मेशन का जो कानून है वो लाने के बजाय ज़ाब्ता फौजदारी ये लाने में जल्दी की। ये साबित करती है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर तनकीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ उनके खिलाफ जो हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं, हुकूमत की नालायकियाँ जो हैं, हुकूमत की नाकामियाँ जो हैं, जो उनकी निशानदेही की जाती है, हुकूमत वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और ये ज़ाब्ता फौजदारी और मैं समझता हूँ कि इसका हंगामी तौर पर इस तरह का कानून लाने का बुनियादी मकसद ये है कि कुछ लोगों को, हमारी तरह के कुछ लोगों को, वो सहाफ़ी जो बोलते हैं, जो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनको काबिल मुआवजा करार देकर उनको पाबंदी से हासिल किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या सहाफ़त को डराया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर हुकूमत की ये नीयत ये है तो ये उनकी जो है ना ये समझते हैं कि ये मुनासिब बात नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा कानून, ये जो ज़ाब्ता फौजदारी कानून है, ये हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में जो पोडा और टाटा जैसे कानून नाफज किए हैं, ये
इस तरह का कानून हिंदुस्तान ने भी मकबूजा कश्मीर में आज़ाद सहाफ़त का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना ही वो नाफिज किया है। अच्छा हाशमी साहब, आप ये समझते हैं इसका मतलब ये हुआ ये कानून पास करने में, ये तरमीम पास करने में आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें और अपोजिशन भी शामिल थी? बिल्कुल शामिल है जी। कायदे पे इख्तिलाफ ने इतफाक किया है कमेटी में भी और अवान के अंदर बैठ कर किसी मेंबर असम्बली ने इसकी मुखालफत नहीं की। और जो कानून साज असम्बली के 53 मेंबरान हैं उनमें से चंद एक को पता होगा कि ये कौन सा कानून है जिसमें तरमीम की गई है। और जो जिनको हम लेजिस्लेटर कहते हैं, कानून साज कहते हैं, उनकी हालत ये है। और बहुत सारे लोग तो उनको पता ही नहीं है कानून साजी होती क्या है। और मैं समझता हूँ कि इस कानून में जो तरमीम की गई है जिस तरीक़ाकार के मुताबिक की गई है, जो रास्ता अख्तियार किया गया है खामोशी से। जब ये मियाँ वही साहब जब रिपोर्ट पेश कर रहे थे मजलिस मुंतखिबा की, तो जब उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की और जब उन्होंने कम्युनिटी की तारीफ़ की तो उन्होंने क्लियर नहीं किया और उनकी ज़ुबान उस वक्त लड़खड़ा रही थी। और मैं उस वक्त जो अवान में मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था और मुझे कुछ खटका सा महसूस हुआ कि मियाँ वही साहब रवानी से उर्दू बोलने वाले शख्सियत हैं, तो उनकी ज़ुबान यहाँ क्यों लड़खड़ा गई है। तो यकीनन उनके ज़मीर पर यह बोझ हुआ होगा, या जो चीज़ वो छुपाना चाह रहे थे, कोई चीज़ छुपा रहे थे तो उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। तो ये मुनासिब नहीं है इस हुकूमत के लिए। मैं समझता हूँ कि जो लोग कानून दूसरों के लिए बनाते हैं इस नीयत से कि दूसरों को के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, फिर उनको मौका नहीं मिलता और ये कानून जो है ना फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं जो बनाते हैं। तो मुझे इसका आसार नज़र आ रहे हैं कि जो कानून ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम के ज़रिए सहाफ़ियों और अखबारी कारकुनों और जो तरकीब निगार हैं, सोशल ये जो सिविल सोसाइटी है वहाँ से जो बोलने वाले हैं, वकला में से भी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, ये उनका मुंह बंद करने की नाकाम कोशिश है और इसके हुकूमत को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, हुकूमत के मकासद पूरे नहीं होंगे। आवाज़ दबाने की कोशिश जब की जाती है तो इसका मतलब है कि किसी के दिन थोड़े हैं। अब बहुत शुक्रिया जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के अंदर जजेस की उम्र बढ़ाने, तादाद बढ़ाने के हवाले से बात की और बिलखुसूस एक अहम मामला के 505 सेक्शन में बड़ी टेक्निकल तरीके से बड़ी हिकमत अमली के साथ तरमीम कर दी गई। सिविल सोसाइटी को और दीगर तबकात को कोई पता नहीं चल सका। आज हमारे मेज़बान ने इस बात को बेनकाब किया है। नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।